साथियों, आज 21 मई 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, पढ़ेंगे। उससे पहले आज एक बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है, दिवस है, उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, आज है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। नेशनल है, हमारे देश का है, नेशनल टेररिज्म एक्शन डे या राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। हर साल यह 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को ही क्यों आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है, उसके पीछे कहानी है, इतिहास है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की तस्वीर है और अंतिम तस्वीर है। ये जो है साथियों, अंतिम तस्वीर एक रैली की है। साउथ इंडिया में गए थे और यहाँ पर एक महिला है जिसने मानव बम का प्रयोग करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। यानी कि आज ही की तारीख में 21 मई 1991 ईस्वी को, उस समय यह प्रधानमंत्री नहीं थे राजीव गांधी। 21 मई 1991 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा हत्या की गई, क्या कहानी था, इसको देखिएगा। एक संगठन था, श्रीलंका में सक्रिय संगठन था, आतंकी संगठन घोषित किया गया था। नाम था LTTE संगठन का नाम था। और इस संगठन का फुल फॉर्म देखिएगा, ध्यान रखिएगा, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। LTTE का फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। श्रीलंका का संगठन था। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। 1976 में इसका संस्थापक था वी प्रभाकरन इसका संस्थापक था। 1976 में इस संगठन का स्थापना करता है और इसी संगठन ने 21 मई 1991 यानी आज ही की तारीख में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। इसीलिए हमारे देश में 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा, लास्ट डे यानी 20 मई के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद पढ़ा जाएगा आज का करंट अफेयर 21 मई का। किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर था स्वीडन। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में अली फली कादिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इराक के प्रधानमंत्री बने और इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने अली फली। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला मंदिर को हिंदू मंदिर घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने। राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनिमय मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो त्रिपुरा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी इनिशिएटिव, पॉजिटिव इनिशिएटिव था, उसको लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य त्रिपुरा बना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय या इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। छठा प्रश्न था, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इटली के ही हैं, इटालियन ओपन जीता जैनिक सिनर ने। सातवां प्रश्न, भारत ने किस देश के एडनॉक कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो यूएई की कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, इसी के साथ समझौता किया है भारत ने हमारे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? तो कांगो और युगांडा दोनों अफ्रीकी देशों में WHO ने डिक्लेयर किया हेल्थ इमरजेंसी और इबोला के प्रकोप की घोषणा की है। अगला, भारत ने एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो उत्तर हो जाएगा 9। और टोटल कितने पदक जीते? आप डेली पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करिए साथियों। हमारे भारत ने इस टूर्नामेंट में टोटल कितने पदक जीते थे? ये था लास्ट डे का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर, 21 मई का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो अगर पुरस्कार को आप पढ़ेंगे ना, तो उस कुछ पुरस्कार ऐसे होंगे 60 से 70% जिसके नाम में उस देश का नाम आपको प्रदर्शित होगा। याद रखिए, नॉर्वेजियन ऑर्डर, तो ये है नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान। और हम सभी जान रहे हैं, 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 5 देशों की विदेश यात्रा पर है। 15 मई से लेकर के 20 मई तक 5 देशों में, जिसमें यह चौथा देश है। पीएम मोदी रिसीव्स नॉर्वेज हाईएस्ट ऑनर। इस ऑनर का नाम क्या है? सम्मान का, पुरस्कार का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये कंटर्न इन ओस्लो, यानी कि ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी, वहां पर सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने 15 मई को यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे
और इटली की 5 दिवसीय महत्वपूर्ण विदेश यात्रा शुरू की। कौन कौन देश है? यूएई है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे और इटली है। इस क्रम में यह चौथा देश था नॉर्वे। एक इटली बस बचा हुआ है। नरेंद्र मोदी को नॉर्वे ने अपना सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह सम्मान किसी भी देश के लिए बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। यह पीएम मोदी को मिला 32वां इंटरनेशनल सम्मान है। ये ध्यान रखना है कि मई 2024 तक नॉर्वे को लेकर के कितना कौवा यह सम्मान है, तो 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान स्वीडन देश में मिला था। मोदी जी को ये भी ध्यान रहे। इससे पहले स्वीडन ने भी पीएम मोदी को अपना बड़ा सम्मान दिया था, जिसका नाम था रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। उसकी तस्वीर है। पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च ऑर्डर सम्मानित किया गया, जो 31वां सम्मान था। 15 मई से विदेश यात्रा, 20 मई तक यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। अब ये था साथियों नॉर्वे देश से संबंधित प्रश्न। करंट अफेयर तो नॉर्वे का स्टैटिक जीके ध्यान रख रहेगा। नॉर्वे देश का पूरा नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। किंगडम ऑफ नॉर्वे उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पर स्थित एक देश है। यही कारण है कि यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। 6 महीना दिन होता है लगातार और फिर 6 महीना रात होता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव के सबसे नजदीक में देश है नॉर्वे देश, जिसकी राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी ओस्लो। यहाँ की मुद्रा है क्रोन, नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की भाषा है नॉर्वेजियन और पड़ोसी देश है स्वीडन, फिनलैंड और रूस। यहाँ की संसद का नाम पूछा जाएगा। संसद और मुद्रा और राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो संसद का नाम है स्टॉर्टिंग। संसद का नाम है स्टॉर्टिंग। और यहाँ पर एक चीज है पयोड। पयोड को आपको ध्यान देना है, अद्भुत शब्दावली है पयोड। पयोड जो है नॉर्वे का जो समुद्री सीमा है और थोड़ा सा अद्भुत सीमा है, झील से सटा हुआ सीमा है, समुद्र के लंबी सकरी सीमा है और कई झील है, उसी को पयोड कहा जाता है। सीमा पर झील और झील भी लैगून, इसीलिए उसे पयोड का देश कहा जाता है। नॉर्वे को पयोड का देश कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ? तो डब्ल्यूएचओ ने अपना 79वें क्रम का 79th एडिशन का एक सम्मेलन सभा का आयोजन कराया। डब्ल्यूएचओ हर साल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें दुनिया भर की जो भी वैश्विक हेल्थ रिलेटेड समस्याएं होती उनके समाधान के लिए संगोष्ठी या सभा करता है। और कहाँ करता है? तो हर बार ये स्विट्जरलैंड में ही होता है और अपने मुख्यालय शहर में ही करता है। यानी डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वहीं पर 79वें क्रम का विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ है। 18 से लेकर के 23 मई 2026 79वां डब्ल्यूएचओ का असेंबली का आयोजन हुआ है। 79th क्रम ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन की 79वीं बैठक 18 से 23 मई 2026 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। यह दुनिया के देशों की एक बड़ी स्वास्थ्य बैठक है, जहां अलग अलग देशों के स्वास्थ्य मंत्री और विशेषज्ञ मिलकर स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस बार इसमें 165 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। हालांकि डब्ल्यूएचओ में टोटल सदस्यों की संख्या है 194 और इस वर्ष 2026 में असेंबली में भाग लिया 165 देशों ने। भारत की तरफ से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने भाग लिया था, ये ध्यान है। और थीम क्या था? हर सम्मेलन का दिवस का एक अपना थीम होता है, तो इसका थीम था, डब्ल्यूएचओ का असेंबली का थीम था, वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देना एक साझा जिम्मेदारी। वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देना एक साझा जिम्मेदारी थीम था। तो डब्ल्यूएचओ से करेंट था, तो डब्ल्यूएचओ का स्टैटिक दिख रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, अंग्रेजी में शॉर्ट में डब्ल्यूएचओ कहा जाता है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होता है। इसी उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर है और स्विट्जरलैंड देश है, यूरोप का देश है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और नेतृत्व करता है, यानी कि वर्तमान में इसके महानिदेशक या प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानम घेब्रेयस। डॉक्टर टेड्रोस अधानम घेब्रेयस वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है। किस देश से है? तो इथियोपिया देश से है। ये इथियोपिया देश से। हमारा भारत डब्ल्यूएचओ में कब जुड़ा था? तो 12 जनवरी 1948 को हमारा भारत डब्ल्यूएचओ का मेंबर बना था। डब्ल्यूएचओ का प्रमुख कार्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य, रोग उन्मूलन जैसे चेचक, पोलियो और तमाम बीमारियों का उन्मूलन करना, महामारी नियंत्रण करना, जैसे कोविड-19 की महामारी का नियंत्रण किया था। अभी फिर से जो इबोला अफ्रीकी 2 देशों में निकला, उस पर भी ये कार्य कर रहा है। टोटल कितने मेंबर है डब्ल्यूएचओ में? तो 194 मेंबर है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया कार्यालय हमारे भारत के नई दिल्ली में है और डब्ल्यूएचओ का अपना क्षेत्रीय निदेशक भी होता है। तो हमारे भारत और प्रशांत क्षेत्र का वर्तमान में क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद है। साइमा वाजिद डब्ल्यूएचओ में भारत और प्रशांत क्षेत्र का हमारे क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद, ये पूर्व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं, शेख हसीना की बेटी हैं।
इनसे पूर्व में अगर पूछा जाए, इनसे पूर्व में हमारे भारत से सौम्या स्वामीनाथन जी क्षेत्रीय निदेशक थी इनके पहले, और वो एमएस स्वामीनाथन साहब जिन्होंने हरित क्रांति लाया था उनकी पुत्री है। एमएस स्वामीनाथन की पुत्री सौम्या स्वामीनाथन भी हमारे भारत से डब्ल्यूएचओ में क्षेत्र निदेशक बन चुकी हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में वीजा के सहयोग से भारत का पहला यूएसडी आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? वीजा अमेरिका की कंपनी है, वीजा मास्टर कार्ड अमेरिका की कंपनी, हमारे भारत की कंपनी है रूपे, जो उसी के तरह यह रूपे के तरह वीजा कंपनी है। यूएसडी का मतलब होता है यूएस डॉलर, यानी कि एक ऐसा डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, ऐसा एटीएम कार्ड जो डॉलर आधारित होगा, इसको लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने वीजा के सहयोग से, यानी अमेरिकी कंपनी वीजा के सहयोग से भारत का पहला डॉलर आधारित एटीएम कार्ड लॉन्च किया है। एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड कहा जाता है। एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड का मतलब हुआ कि जब आपके खाते में पैसा रहेगा तब आप निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड से, और जब खाते में पैसा नहीं भी रहेगा तब भी आप निकालेंगे तो उसको क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, वो लोन के तरह कार्ड होता है। भारत का पहला यूएसडी आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक पहले एक संस्थान था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मात्र था, 1955 में स्थापित हुआ था, फिर 1994 में इसे बैंकिंग का दर्जा दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक ने वीजा के साथ मिलकर के विदेश में रहने वाले हमारे जो भारतीय हैं, जिन्हें एनआरआई कहा जाता है, उनके लिए खास डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया, यूएसडी डेबिट कार्ड। यह कार्ड गिफ्ट सिटी से जारी किया। कहां से जारी हुआ है? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी से जारी किया गया है, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है, भारत का नवीनतम स्मार्ट सिटी गुजरात में जो बन रहा है। अब यहाँ देखिएगा आईसीआईसीआई का गठन कब हुआ? आईसीआईसीआई बैंक नहीं, आईसीआईसीआई का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1955 ईस्वी में। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक कब गठित हुआ? तो 1994 ईस्वी में। सब अलग बात है। एचडीएफसी संस्थान बना अलग चीज है, एचडीएफसी बैंक अलग चीज है, एचडीएफसी रिटेलिंग अलग चीज है। वैसे ही आईसीआईसीआई का गठन 1955 में और फिर बैंकिंग संस्था बनता है 1994 में। आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। सभी बैंकों का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई का हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे एचडीएफसी बैंक का हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक का हो। एक बैंक आपको अपवाद याद रखना, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका हेडक्वार्टर, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक वर्तमान में एमडी और सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर है संदीप बख्शी जी। अब इसके अलावा हमारे देश में जितने भी बैंकों का स्थापना हुआ है, ये अक्सर एग्जाम में रहता है। इकोनॉमिक चैप्टर का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो सबको देख लीजिएगा, एक बार दो बार आप पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। भारत का सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 ईस्वी में अंग्रेजों के जमाने में स्थापित होता है। इसके बाद इलाहाबाद बैंक 1865 ईस्वी में स्थापित होता है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। बाकी जितने भी बैंकिंग संस्थान है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, चाहे सेबी हो, आरबीआई, एसबीआई, सबका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसी कारण से भारत के मुंबई शहर को वित्तीय राजधानी, भारत का वित्तीय राजधानी या आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अवध कमर्शियल बैंक, इसका स्थापना 1881 ईस्वी में होता है, जब हमारे देश में दशकीय या नियमित जनगणना होता है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापना। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में स्थापना। कैनरा बैंक 1906 में। इंडियन बैंक 1907 में स्थापना होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में स्थापित होता है। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो 1921 में स्थापित होता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही आगे चल करके भारतीय स्टेट बैंक बनता है। यूको बैंक का स्थापना 1943 में होता है। आरबीआई का स्थापना 1935 में होता है। नाबार्ड बैंक का स्थापना 12 जुलाई 1982 को होता है। सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में। एक्सिम बैंक की स्थापना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में होता है। राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना 1988 में होता है। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हमारे आपके हर शहर में, गांव में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है। गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या पूर्वांचल ग्रामीण बैंक या पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाम से होता है। बिहार में देखेंगे तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। तो वही जो ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 1975 गांधी जयंती के अवसर पर। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993, एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994, लेकिन आईसीआईसीआई संस्थान 1955 में स्थापित होता है। इंडस इंड बैंक 1994, कोटक महिंद्रा बैंक 2003 और यस बैंक 2004 में स्थापित होता है। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की? उत्तर हो जाएगा सी, झारखंड। झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व में भारत का पहला
मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि मानव और हाथी संघर्ष हो रहा है। हाथी जो है झुंड में या कभी कभी अकेले रिहायशी इलाका में चले आ रहा है और अतिक्रमण कर रहा है। तो उसी पर रिसर्च करने के लिए आखिर क्या कारण हो रहा है कि इतनी घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए पहला रिसर्च सेंटर झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित होगा। झारखंड सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दिया और ये मानव हाथी संघर्ष को रोकेगा और एआई आधारित रिसर्च को बढ़ावा देगा। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? झारखंड में। देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र झारखंड के पलामू बाघ अभ्यारण्य में स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। इसके लिए एआई तकनीकी का उपयोग होगा, यानी कि कंप्यूटर डेटा देख करके कारण और समाधान बनाया जाएगा। यह केंद्र झारखंड में पलामू किला और कमालदा झील के बीच में लगभग 15 से 20 एकड़ की जमीन में बनाया जाएगा। तो पलामू किला और कमालदा झील है, इसी के बीच में 15 से 20 एकड़ की जमीन में भूमि में बनाया जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन किया है? इंडियन नेवी ने अपना एक नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन किया है ट्रेनिंग प्रशिक्षण युवाओं को देने के लिए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंडियन नेवी ने नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन किया। हाल ही में कहां पर नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन हुआ? तो भोपाल में उद्घाटन हुआ। ये तस्वीर है, देखिएगा डिटेल। भारतीय नौसेना ने 17 मई 2026 को भोपाल के अपर लेक, जिसका नाम है भोजताल, अपर लेक भोजताल में एक नौसैनिक नौकायान नोड का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। जिसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होगा हमारे देश में जो एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर्स, और उसके अलावा मध्य प्रदेश के युवा वाटर स्पोर्ट्स, रोइंग, कयाकिंग, कैनोइंग, ये सब जो खेल होता है, और इसके अलावा रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे और प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी चीज के लिए ये है। एक बात यहाँ पर आप जो साथी डेली पढ़ रहे जान लोगे, नौसेना के प्रमुख हम लोगों ने पढ़ा है कि अगले नौसेना के प्रमुख हमारे नियुक्त हो गए हैं। नियुक्त तो वो अभी शपथ ग्रहण नहीं किए, अपना कार्यभार नहीं लिया, लेकिन डिक्लेयर हो गया कि वो बनेंगे। तो वो कौन है देखिएगा। अभी तो हमारे दिनेश त्रिपाठी साहब ही हैं, लेकिन अगले भारतीय नौसेना के प्रमुख होंगे कृष्णा स्वामीनाथन साहब। कृष्णा स्वामीनाथन साहब को रक्षा मंत्रालय ने नियुक्त कर दिया है। कार्यभार ये ग्रहण करेंगे 31 मई 2026 को। 31 मई 2026 को दिनेश त्रिपाठी साहब रिटायर होंगे, तब हमारे अगले नेवी के प्रमुख बनेंगे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। इसके अलावा हमने पढ़ा था सीडीएस, हमारे देश के तीसरे सीडीएस भी ये लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी साहब आएंगे। हमारे तीसरे सीडीएस कौन बनेंगे? तो एनएस राजा सुब्रमणी साहब। छठा प्रश्न, राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन कहां किया गया? राजस्थान राज्य में पहला सेमीकंडक्टर बनाने का प्लांट का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में राजस्थान के भिवाड़ी जिला में। राजस्थान के भिवाड़ी में। राजस्थान सरकार का भी टारगेट है विकसित राजस्थान 2047। इसी क्रम में राजस्थान में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट का क्लस्टर का उद्घाटन किया गया। हालांकि भारत का अगर पहला सेमीकंडक्टर प्लांट पूछा जाएगा तो धोलेरा में, यूपी का पहला पूछा जाएगा तो नोएडा में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। सेमीकंडक्टर आईसी चिप होता है, अर्धचालक हिंदी में उसे कहते हैं। सहस्त्र नाम की सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसके सहित 400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में पहली बार सेमीकंडक्टर बनाने और पैकेजिंग करने के लिए एक बड़ा प्लांट शुरू हुआ है। यह प्लांट राजस्थान के भिवाड़ी, खुसखेड़ा, सालारपुर क्षेत्र में बनाया गया। इसे कौन सी कंपनी बनाई? तो सहस्रा कंपनी, सहस्रा सेमीकंडक्टर कंपनी ने बनाया। सेमीकंडक्टर के बारे में ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर को हिंदी में कहा जाता है अर्धचालक। अर्धचालक चालक 3 प्रकार का होता है, एक सुचालक होता है, सुचालक गुड कंडक्टर, और एक होता है कुचालक, कुचालक, सुचालक, कुचालक, और एक अर्धचालक। जैसे लकड़ी पूछा जाए, लकड़ी क्या है? तो लकड़ी साथियों कुचालक है, बैड कंडक्टर है। लकड़ी मान लीजिए अगर जो है कहीं नंगा तार है, कोई व्यक्ति अगर चाहे बच्चे को करंट अगर लग रहा है तो उसको लकड़ी से, सूखे लकड़ी या बांस से मारा जाता है ताकि करंट जो है न प्रवाहित हो। इसका मतलब हम समझ गए कि लकड़ी पर, सूखे लकड़ी पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी लकड़ी क्या है? बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर बहुत सारे धातु होते हैं, सबसे बेहतर जो गुड कंडक्टर कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो चांदी है। सुचालक यानी अच्छे से चले तो वो चांदी एक एग्जाम्पल, और कुचालक में लकड़ी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एक आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है पानी, पानी सुचालक है या कुचालक है?
तो पानी हमेशा ध्यान रखिएगा, पानी जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है। लेकिन अब कहेंगे आप कि पानी में अगर नंगा तार रहे तो करंट आ जाता है, तो उसका पीछे रीजन है, पानी में जब अशुद्धि मिला रहता है, जब पानी गंदा रहेगा तब जा करके वो सुचालक हो जाता है, यानी तब करंट दौड़ेगा। लेकिन आप अगर जीरो टीडीएस का पानी अगर रखेंगे, एकदम प्योर पानी अगर रखेंगे, तो बैड कंडक्टर की तरह काम करेगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पानी जो है जीरो टीडीएस हो ही नहीं पाएगा। आप पानी रख के खूब प्योर करके जैसे ही रख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, तो वायुमंडल से कुछ ना कुछ कचरा उसमें मिल जाएगा, और फिर वो जो है कचरा जैसे ही मिलेगा, फिर वो जो है गुड कंडक्टर की तरह काम करेगा और पानी में बिजली दौड़ जाएगा, करंट उठा लेगा। ये हो गया सुचालक कुचालक। इसके अलावा होता है अर्धचालक। ये हम समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, इसमें नहीं प्रवाहित होगी। कुछ ऐसा भी तत्व धातु होता है जिसमें जब उस धातु को गर्म किया जाता है तब इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, अगर वो नॉर्मल मोड पे रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ेगी, तो वो है अर्धचालक। अर्धचालक में दो होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, और ये जो है सबसे आसानी से पाया जाता है। सिलिकॉन सबसे आसानी से, सबसे सुलभ है हमारे देश में, अन्य जगह पर भी। सिलिकॉन जो होता है वो सिलिका बालू, बालू में जो शीशे की तरह चमकता है उसे सिलिका बालू कहा जाता है। सिलिका बालू से सिलिकॉन बनता है, यानी सिलिकॉन का अयस्क क्या है, सिलिकॉन का अयस्क है सिलिका बालू। सिलिकॉन क्या हो गया, तो ये सेमीकंडक्टर हो गया, अर्धचालक हो गया। इस अर्धचालक से क्या बनाया जाएगा, तो आईसी चिप बनाया जाएगा। क्या बनेगा, आईसी चिप। आईसी चिप का फुल फॉर्म पूछा जाता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका हिंदी पूछा जाता है समेकित परिपथ। समेकित समेकित परिपथ इसका हिंदी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसका आविष्कार किसने किया था, आईसी चिप का सबसे पहला आविष्कार जेएस किल्बी ने किया था। जेएस किल्बी ने दुनिया में पहली बार, जेएस किल्बी ने दुनिया में पहली बार आईसी चिप का आविष्कार किया था। वही आईसी चिप के आविष्कार के होने की वजह से आपके हाथ में मोबाइल है, डिजिटल बोर्ड है, स्मार्टफोन, स्मार्ट जितनी भी चीजें हैं सब पॉसिबल हो पाया। यहाँ तक कि बल्ब, फैन भी सब आईसी चिप की मदद से जो बन रहे हैं वो बहुत स्लिम, छोटे और तीव्र गति वाले बन रहे हैं। इसलिए इसका महत्व सेमी कंडक्टर का प्लांट बहुत तेजी से, बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप हो रहा है हमारे भारत में। स्पेशली 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन भी शुरू हुआ था। अभी मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए हैं, तो उस देशों से पेट्रोलियम कच्चा तेल के लिए आयात करने के लिए समझौता हुआ, और ये सेमीकंडक्टर हमारा भारत जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसका निर्यात करने के लिए समझौता करके मोदी जी आएंगे, एमओयू पर हस्ताक्षर करके आएंगे। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जीके हमने बताया, तो ये करंट में ध्यान रखिएगा। सेमीकंडक्टर मिशन हमारे भारत में शुरू हुआ है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, कब, दिसंबर 2021 में। कितने रुपए लागत से, तो 76,000 करोड़ रुपए की लागत से। 76,000 करोड़ रुपए की लागत से हमारे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ 2021 में। इसमें होगा क्या, अगर आप या कोई भी कंपनी इच्छुक है आईसी चिप बनाने के लिए अपने घर पे, परिवार में, तो उसको गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देगी। हमारे जानने वाले भी एक हमारे पड़ोसी हैं साथियों, अभी हाल ही में उन्होंने अपने अपने घर में पार्ट टाइम में ये बाहर से आईसी चिप, दिल्ली और नोएडा से आईसी चिप ला करके टीवी, फ्रिज, इन सब चीजों का असेंबली कर रहे हैं। तो इससे नए रोजगार भी सृजित हो रहे हैं हम लोग के क्षेत्र में। भारत में प्रमुख प्लांट्स ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो सेमीकंडक्टर प्लांट था वो गुजरात के धोलेरा में। यूपी में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अगर पूछा जाएगा तो वो नोएडा में उत्तर करिएगा। आज हम लोग पढ़ रहे राजस्थान में पहला है। 7वां प्रश्न, भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहां शुरू की गई है। उत्तर हो जाएगा असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी शहर में भारत का पहला एआई आधारित डिजिटल संचालित बैंक ब्रांच या शाखा स्थापित हुआ है। ये स्लाइस बैंक के साथ हुआ, एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, स्लाइस बैंक, इसी की शाखा स्थापित हुई। स्लाइस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने असम के गुवाहाटी में भारत का पहला एआई और डिजिटल बैंक शाखा शुरू किया है। इसका उद्घाटन असम के वर्तमान में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। भारत का पहला एआई और डिजिटल पावर्ड बैंक है, स्लाइस बैंक का यह ब्रांच है। बाकी देखिएगा, हम जानते हैं साथियों कि एआई से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रह रहे हैं। आज 21 मई को लेखपाल का एग्जाम है, उसमें भी आप देखिएगा 100% उसमें एआई से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा उस एग्जाम में। तो हमने ये कलेक्ट किया है कुछ एआई से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको हर परीक्षा में ये सिर्फ लेकिन 2026 का है, करंट का है कुछ, इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे, पहले इसको पढ़ लीजिए। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है इराह। इराह भारत की पहली एआई फिल्म है।
भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? इंद्रजाल। इंद्रजाल भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। जनवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का थीम क्या था? सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। हमारे भारत में हुआ था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। जंगल की आग को पता लगाने के लिए उन्नत एआई प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है, ध्यान रखिएगा। पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में विस्तारित है। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो केंजा लेली। केंजा लेली दुनिया की पहली मिस एआई बनी। नागरिकों को न्याय तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय न्यायपालिका द्वारा मई 2026 में लॉन्च किए गए एआई संचालित चैटबॉट का क्या नाम है? तो सुसहाय। इसको हम लोगों ने 2-3 दिन पूर्व ही पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुसहाय नाम का एआई चैटबॉट शुरू किया है हमारे देश के नागरिकों को न्यायिक सहायता प्राप्त करने के लिए। सातवां देखिएगा, दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एक्स एआई। एक्स एआई एलन मस्क की कंपनी है। दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 है ये। जैसे साथियों, चैट जीपीटी दुनिया का सबसे पहला एआई चैटबॉट है, चैट जीपीटी, जिसको सैम अल्टमैन की कंपनी ओपन एआई ने बनाया था। सैम अल्टमैन ने दुनिया में सबसे पहले एआई चैट जीपीटी बनाया। अल्टमैन सैम अल्टमैन इसके ये सैम अल्टमैन व्यक्ति हैं, इनकी कंपनी का नाम है ओपन एआई। ओपन एआई, इसी ओपन एआई की है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सबसे पहला, उसके बाद गूगल ने अपना जेमिनाई बनाया, उसके बाद से लामा आया, फिर अभी ग्रोक 3 एक्स एआई हम पढ़ रहे हैं। ये किसका है? तो एलन मस्क की कंपनी है और ये सबसे कहा जा रहा है कि सबसे स्मार्ट एआई चैट जीपीटी है। भारत का पहला सरकारी एआई एंकर डीडी किसान चैनल का क्या नाम है? कुश और भूमि। कुश और भूमि ये एआई एंकर हैं डीडी किसान के। वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया? ऐरावत। भारत का हमारे एआई सुपर कंप्यूटर है, नाम उसका है ऐरावत। भारत और किस देश के बीच हाल ही में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम तकनीकी पर आधारित एक समझौता हुआ है? तो वियतनाम। एआई और क्वांटम से संबंधित समझौता हमारे भारत ने किस देश से किया है? तो वियतनाम देश से किया है, जिसकी राजधानी हनोई है। इसके अलावा ये बहुत खास है, हमने इसको किसी एग्जाम में देखा था। एक प्रकार के 3 क्वेश्चन है, खूब कंफ्यूजन है, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे पक्का गलत करके चले आएंगे। जैसे सुनिएगा, अगर पूछा जाएगा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कौन सा होगा, तो अलग अलग आप गूगल खुद सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग उत्तर मिलेगा, लेकिन हमने जो है आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करके एक पास कलेक्ट कर दिया है। अगर पूछेगा भारत का पहला एआई कैंपस विश्वविद्यालय, तो एआई कैंपस विश्वविद्यालय अगर पूछा जाएगा तो आप मुंबई करिएगा। भारत का पहला एआई कैंपस यूनिवर्सिटी, तो ये मुंबई हो जाएगा। और देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाएगा तो अमरावती आंध्र प्रदेश में बन रहा है। देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी तो आंध्र प्रदेश अमरावती में। और पहला यूनिवर्सिटी का एक कैंपस, पूरा यूनिवर्सिटी नहीं, खाली एक तो कैंपस, तो वो मुंबई हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि भारत का पहला, देश का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी, एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी या एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये उत्तर प्रदेश में है। छत्रपति नहीं साथियों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में है, यह है मेरठ का चौधरी चरण सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उत्तर प्रदेश में स्थित मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एआई पावर्ड या एआई एनेबल्ड पहला विश्वविद्यालय है और एआई विश्वविद्यालय। और भारत का पहला एआई कैंपस विश्वविद्यालय मुंबई में, और भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय तब अमरावती है। आगे देखिए, 8वां प्रश्न है, हाल ही में यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में आधार कार्ड बनाने वाले, आधार कार्ड को रेगुलेट करने वाली संस्थान है यूआईडीएआई, उसके अभी हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेंज हुए हैं और ये बन गए सौरभ विजय। सीनियर आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं, नाम है सौरभ विजय। सौरभ विजय देखिएगा, यूआईडीएआई का पूरा डिटेल। यूआईडीएआई के सीईओ हो गए हैं सौरभ विजय, लेकिन अगर अध्यक्ष चेयरमैन पूछा जाए तो नीलकंठ मिश्र जी है। नीलकंठ मिश्र जी यूआईडीएआई के चेयरमैन है। यूआईडीएआई का स्थापना कब होता है? 2009 में। 2009 में इसका स्थापना होता है, उसके बाद से ये आधार कार्ड हमारे भारत में बनाने लगती है यूआईडीएआई। आधार कार्ड सबसे पहला किसका बना था हमारे देश में? तो ध्यान रखिएगा, नाम रंजना नाम की महिला थी, रंजना सोनावाने। रंजना सोनावाने महाराष्ट्र की थी। 2010 में, सितंबर 2010 में सबसे पहला आधार कार्ड इनका बना था। आप सबका आधार कार्ड बन गया होगा, जिज्ञासा मन में उठना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि सबसे पहला आधार कार्ड देश में किसका बना होगा। किसी न किसी का तो बना होगा, तो वो नाम ध्यान रखिएगा।
रंजना सोनावा ने महाराष्ट्र पहला इनका आधार कार्ड बना था। 2009 में जो यूआईडीआई स्थापित हुई थी उसने अगले साल से जारी कर दिया आधार कार्ड बनाना, तो पहला आधार इनका बना था। 2009 में केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यूआईडीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये मंत्री इसमें कौन है? तो अश्विनी वैष्णव साहब मंत्री है। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। यूआईडीआई को 2016 में एक वैधानिक दर्जा, यानी कि इसको लीगल कब किया गया, इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया, इसको कानूनी मान्यता कब दिया गया? तो 2016 में। यूआईडीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, या यूआईडीआई के संस्थापक कौन थे? तो नंदन नीलेकणी। इंफोसिस जो कंपनी है, इंफोसिस हमारे भारत की सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी है इंफोसिस, उसी के है नंदन नीलेकणी साहब। इन्होंने ही यूआईडीआई का गठन किया था। यूआईडीआई के संस्थापक नंदन नीलेकणी। यह है यूआईडीआई आधार का लोगो। 9वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो हर साल 20 मई को हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। मधुमक्खियों से क्या फायदा है, मधुमक्खी क्यों हमारे पर्यावरण के लिए, नेचर के लिए आवश्यक है, इन सभी बातों की जागरूकता के लिए दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खियों का पालन को क्या कहा जाता है? तो एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी का पालन होता है। जैसे पीसी कल्चर मत्स्य पालन होता है, वैसे एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी के जागरूकता के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा मई महीने में जितने भी दिवस है उन सबको स्लाइड में रखते हैं। जो भी साथी नए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी लोग हम लोग पढ़े हैं, कम से कम 5-6 बार इस मंथ में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। आगे देखिएगा, अंतिम प्रश्न है, हाल ही में तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? उत्तर होगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। जिस चौथे देश में मोदी जी गए हैं साथियों, वहां पर भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन हो रहा है। ये नार्डिक शिखर सम्मेलन नहीं है, भारत प्लस नार्डिक शिखर सम्मेलन है। और क्रम कौन है, ये भी परीक्षा में बन सकता है प्रश्न, तो तीसरे क्रम का है। ये नार्डिक कंट्री के अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। हम सभी जानते हैं 5 देशों की यात्रा पर मोदी जी हैं। नॉर्वे देश में जब यात्रा पर थे तो वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला, और नॉर्वे के ओस्लो में ही तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें मोदी जी ने प्रतिभाग किया है, भाग लिया है। देखिएगा, यह भारत नार्डिक का तीसरा शिखर सम्मेलन है। 19 मई 2026 को हुआ। कहां हुआ? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। मध्य रात्रि का देश ओस्लो। अच्छा, उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? इसका उत्तर थोड़ा आप कमेंट करिए। उगते सूरज का देश, इसे तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहते हैं, 6 महीना दिन 6 महीना रात वाला। उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? उत्तर कमेंट करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग लिए। और नार्डिक देश किसको कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है, मन में प्रश्न बन सकता है ना, नार्डिक आखिर है क्या? तो नार्डिक एक ग्रुप है कंट्री का, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड, ये 5 देशों को कहा जाता है नार्डिक। ये है मैप में देखिएगा। आइसलैंड जिसकी राजधानी रिकजैविक है, नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है, डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, स्वीडन जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, और फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलेंसिकी है। यही 5 देशों को मिलाकर के संयुक्त रूप से हम लोग कहते हैं नार्डिक कंट्री। नार्डिक कंट्री। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का वेलकम है, हृदय के गहराई से स्वागत है। चैनल से जुड़ जाइए। डेली सुबह 6:30 बजे आपको करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के जीएस का क्लास मिलता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।